गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा 172 पेज से। देखिए, हेडिंग है आपकी शासक और व्यापारी। जो रूलर और ट्रेडमैन होते थे उनके लिए है ये। तो विजयनगर साम्राज्य में किन किन चीज़ों का व्यापार होता था खास तौर पर, और शासक कैसे थे, उन पे चर्चा की जाएगी। देखिए बेटा, चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी। हालांकि थोड़ा बहुत टॉपिक हमने करवाया था, लेकिन फिर कोई बात नहीं, इसको रिपीट करते हैं। युद्ध कला इस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली इसलिए हो जाती थी क्योंकि जिसके पास भी अश्व सेना होती थी, यानी घोड़ों की सेना जिसके पास मौजूद होती थी, वो युद्ध के मैदान में बाकी और शासकों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली साबित होता था, या वो ज्यादा जल्दी जीत पाता था। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। अब ये जो अच्छी क्वालिटी के जो घोड़े थे जो सेना के अंदर इस्तेमाल होते थे, वो अरब प्रदेशों से लाए जाते थे और मध्य एशिया से लाए जाते थे। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित था। यानी शुरू के अंदर क्या था कि ये अरब व्यापारी ही इस तरह का लेन देन करते थे, यानी घोड़ों को ला करके यहाँ बेचते होंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थानीय व्यापारी, यानी हमारे इंडिया के जो लोकल व्यापारी थे, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। तो ये कुदरई चेट्टी कौन है? ये हमारे यहाँ के लोकल ट्रेडमैन हैं, जो अपने यहाँ से व्यापार करने में बाद में शामिल हुए। शुरुआत के अंदर तो सऊदी अरब से जितने भी व्यापारी थे उनका मतलब हाथ था, सबसे ज्यादा कंट्रोल उनके हाथ में था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके स्थानीय व्यापारी भी इसके अंदर शामिल हो गए, जिन्हें घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। इसमें इन विनिमयों में भाग लेते थे। विनिमय क्या होता है? जैसे कोई भी लेन देन, किसी भी तरह का वस्तुओं का लेन देन होता है, मुद्रा का लेन देन होता है, तो ये विनिमय कहलाता है। 1498 ईस्वी में, जैसे कि वास्को डी गामा जी के बारे में हम जानते हैं, वो हमारे इंडिया आए थे, पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। पटल पर उभर कर आए यानी और लोग बाहर से हमारे इंडिया में इस तरह के व्यापार के मकसद से, दूसरे किसी कार्य से आए। पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। ये कौन थे? ये पुर्तगाली थे, और उपमहाद्वीप यानी इंडिया का पश्चिमी तट पर आए, यानी केरला का जो कालीकट बंदरगाह है वहां पर ये पुर्तगाली पहुंचे। व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। यहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया इन्होंने व्यापार करने के मकसद से, और सामरिक केंद्र स्थापित किया गया ताकि उन्हें व्यापारिक केंद्र के रूप में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई चुनौती आए तो उनकी सेनाएं उस चीज को हैंडल कर सकें। युद्ध की जरूरत पड़ती है स्थानीय शासकों से या फिर अन्य यूरोपीय ताकतों के साथ, तो वो आराम से उसको हैंडल कर सकें। इसलिए सामरिक केंद्र भी यहाँ पे स्थापित किए गए, यानी सैन्य अड्डे स्थापित किए गए। यहाँ बड़ी बड़ी जैसे कि आर्मी के कैंट होते हैं, तो इस तरह के कैंट बनाए गए थे उस समय। छावनी, सैनिक छावनी शहर बनाए गए थे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, यानी युद्ध लड़ने की जो अच्छी तकनीक, उनके पास बंदूकें होती थी, और थोड़ा सा आज के आधुनिक तौर तरीकों से उस सेना को तैयार किया गया था। विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने, अपने यहाँ के स्थानीय शासक तलवारों से लड़ते थे, ये लोग बंदूकों से लड़ते थे। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति तलवार लेकर के आगे बढ़ता था तब तक वो बंदूक से उसे मार देते थे। उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। यानी उस समय की जो पॉलिटिक्स थी उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें बढ़त इसलिए मिल पाई क्योंकि ये लोग बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। युद्ध के मैदान में ये बढ़त हासिल कर लेते थे और हमारे स्थानीय शासक पीछे रह जाते थे। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों, रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य मसाले निर्यात करता था, वस्त्र निर्यात करता था और रत्न निर्यात करता था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक बन जाता था। यानी जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर जितने भी शहर थे वे सभी इस तरह के व्यापार के लिए जाने जाते थे। उनका मतलब बहुत ही मान सम्मान था। बाहर के क्षेत्रों में उनकी एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा थी। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी क्योंकि लोग गरीब नहीं थे।
यहाँ पे बताया गया है समृद्ध जनता थी, उनके पास उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, ये महंगी विदेशी वस्तुएं लग्जरियस थिंग्स मंगवाते थे, विशेष रूप से रत्न और आभूषण जो कि दूसरे क्षेत्रों से भी मंगवाए जाते थे। अब हमने रत्न के बारे में अब यहां से भी पढ़ा है, रत्न भेजे जाते थे, लेकिन हो सकता है कि बेस्ट क्वालिटी की कोई और अच्छी क्वालिटी के रत्न मंगवाए जाते हों। तो आभूषण के बारे में कहा गया कि आभूषण भी मंगवाए जाते थे। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। जो व्यापार से जो कमाई होती थी वो स्टेट की इकोनॉमी का मेन भाग होता था, यानी मेन स्टैंडर्ड था उस चीज का। अब हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 173, राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन, यानी कैसे राज्य जो है बहुत ही ज्यादा उन्नति पर पहुंचा और कैसे उसका नुकसान हुआ, उन दोनों ही परिस्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। यहां देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, कब कब कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं, कृष्णदेव जी के शासन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस पैराग्राफ के अंदर मिलेंगी। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। यहां क्या कह रखा है कि राजनीति में जो सत्ता के लिए दावेदारी करते थे कि भी हमारी सत्ता होनी चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए, तो शासकीय वंश के सदस्य, जो शासक वंश के, जैसे मान लीजिए किसी का पिता शासक है या दादाजी शासन कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को वो पूरी तरह से दावेदारी करते थे, और या फिर वो सैनिक कमांडर करते थे। सैनिक कमांडरों के हाथ में भी शासन कभी कभी चला जाता था। जो संगम वंश, पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। यानी इस शासन की नींव आपने देखा है, इसकी नींव कब रखी गई थी बताओ बेटा? कृष्णदेव राय ने इसकी नींव रखी, हरिहर ने रखी, बुक्का राय ने रखी, या इनमें से किसी किन्हीं दो व्यक्तियों ने रखी, बताओ? और कब रखी बताइए बेटा? 1336 को दो भाई थे बेटा, हरिहर और बुक्का राय, इन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ये पेज नंबर 171 पे आया था, और इसी के विषय में यहाँ पे बताया गया कि ये जैसे 1336 से लेकर के इन्होंने शासन स्टार्ट किया इस क्षेत्र में, 1336 से इस राजवंश ने, और इस राजवंश का जो शासन था वो 1485 तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1485 तक। अब आता है दूसरे वंश का नाम, उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका। यानी दूसरे वंश का नाम क्या है? पहले वंश का नाम हो गया संगम राजवंश, दूसरा वंश का नाम है सुलू राजवंश, दूसरे का नाम क्या होगा? सुलू राजवंश। इन्होंने 1485 में इनके हाथ में शासन आ गया। आप इसको बाकायदा इनकी डेट्स लिख सकते हैं, इसमें दिया भी गया है, सही तरीके से क्लियर कर लें इसे। जो सैनिक कमांडर होते थे, यानी ये तो था राजवंश बेटा, और ये सैनिक कमांडर थे। सुलू राजवंश के जो शासक थे वो सैनिक कमांडर थे, और 1503 तक सत्ता में रहे। यानी कब से कब तक शासन किया? 1485 से लेकर 1503 तक। ये किसका शासन था? सुलू राजवंश का। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया, यानी सबसे पहले संगम वंश, दूसरे नंबर पे सुलू राजवंश, तीसरे पे तुलु। ठीक है बेटा? तो इन तुलुओं ने उनका स्थान ले लिया। कब लिया? 1503 के बाद। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबंधित था। जो सबसे प्रसिद्ध शासक है विजयनगर साम्राज्य का, उसका संबंध किस राजवंश से है? तुलु राजवंश से है। ठीक है बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता, अगर कोई भी जानकारी उनके विषय में, महत्वपूर्ण जानकारियां जो है, मैंने आपको बताया था कृष्णदेव राय की महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं, उनको जरूर पढ़ें। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं विस्तार और दृढ़ीकरण था। यानी उसके चरित्र की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं कि एक तो वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, दूसरा अपनी सेनाओं को दृढ़ रखता था या अपने राज्य को दृढ़ अवस्था में रखता था, मजबूत अवस्था में रखता था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, जिसको रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था, उसको हासिल किया गया। कब किया गया? 1512 में। अब आपको दो तीन जानकारी इस फैक्ट में मिल रही हैं। 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा, ये दोनों नदियां हैं बेटा साउथ इंडिया में, इनके बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब का क्षेत्र कहा जाता था। और ये कब हासिल किया कृष्णदेव राय ने? 1512 में। अब हम और आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के शासकों का दमन किया। उड़ीसा में गजपति राजवंश शासन करते थे उड़ीसा में। उनको 1514 में उनका दमन कर दिया, उन्हें हरा दिया।
ठीक है बेटा, उड़ीसा के शासकों को कब हराया गया? 1514 में। अब और आगे देखिए, बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया। ये कब किया? 1520 में। कौन कर रहा है ये सब? कृष्णदेव राय। कौन कर रहा है? कृष्णदेव राय। तो जब भी आप उसकी उपलब्धि लिखेंगे तो उसके बारे में ये जानकारी आपको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके फैक्ट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे बेटा। उसके बाद हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। अगर कभी भी कोई चुनौती मिली, बाहर से कोई हमला होता है, अचानक से कोई हमला होता है, तो इनकी सेनाएं हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन फिर भी ये अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। यानी जब तक कृष्णदेव राय रहा, उसने युद्ध किया तो उस समय युद्ध में बढ़त हासिल की, और जब शांति रहती थी तो बहुत ही ज्यादा शांति रहती थी, किसी तरह की कोई चुनौतियां नहीं होती थी, और पूरी तरह से विकास पर ध्यान दिया जाता था। इसलिए समृद्धि की स्थितियां रही और अतुलनीय शांति, जिसका मुकाबला किसी दूसरे समय काल के दौरान नहीं किया जा सकता है। कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण इस समय किया गया। कुछ कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। अब याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन गोपुरम उसने बनवाए, बहुत बेहतरीन मंदिर भी उसने बनवाए। कृष्णदेव राय का नाम इनके साथ में जोड़ा जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की। यानी इनकी माताजी के नाम पर नगलपुरम उनका नाम होगा, तो उन्होंने इस तरीके से नगलपुरम नाम का एक उपनगर बसाया। विजयनगर के समीप में एक नया छोटा शहर बसाया, जो इन्होंने अपनी माताजी के नाम पर रखा था। इसे याद कीजिए बेटा, क्योंकि ये और कोई शहर ऐसा नाम नहीं मिलेगा। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। अगर हमें कोई भी जानकारी मिलती है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो सबसे ज्यादा जानकारी विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय से जुड़ी हुई है या फिर उसके बाद के शासनकाल की है। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। कृष्णदेव राय के मृत्यु के पश्चात। सर। यस बेटा, बोलो। सर ये गोपुरम क्या होता है? बेटा गोपुरम होते हैं प्रवेश द्वार। ये गोपुरम मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस पिछले ही पेज पे हमने पढ़ा था, ये भी एक गोपुरम है। ये प्रवेश द्वार है बेटा, एंट्री गेट है। इसके अंदर से आपको एक आगे मंदिर और दिख रहा है, तो वो मेन मंदिर है। वो यहां से थोड़ा दूर पड़ता है इसलिए छोटा दिख रहा है, वो मेन मंदिर है। और ये गोपुरम उसका एंट्री गेट है, उसका प्रवेश द्वार है। ठीक है बेटा। अब हम अगले पेज पे आते हैं। बोलो बेटा उषा। यस, क्या कह रहे हो? कौन सी डायनेस्टी बेटा? एक तो आपने संगम। यस संगम सबसे पहली, दूसरे नंबर पर सुलू राजवंश और तीसरे पर तुलु राजवंश। तो जो भी मैंने जानकारी बाद में दी है कि ये जो जीत हासिल करी है कृष्णदेव राय से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ उसके नगलपुरम जलाशय यानी उसने उपनगर बनवाया है। और इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की ज्यादातर जानकारी कृष्णदेव राय से जुड़ी हुई है, तो तुलु राजवंश से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली। ठीक है बेटा। सर बोलो। सर जी सेकंड पैराग्राफ है, एक दोबारा रिपीट कर दो। इसी का सेकंड पैराग्राफ बेटा? यस सर। अच्छा, कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासन की देखिए बेटा, चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। यानी कृष्णदेव राय अपने राजवंश का, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने विस्तार किया भी और अपने शासन को उसने मजबूत अवस्था में रखा। उसके शासन में कभी भी उसका राज्य कमजोर नहीं रहा। उसने क्या करके दिखाया? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो बीच का क्षेत्र था रायचूर दोआब, उसको उसने जीत लिया था। कब जीता? 1512 में। फिर उड़ीसा के शासकों का दमन किया। उड़ीसा के शासक गजपति होते थे, गजपति राजवंश से बिलोंग करते थे, तो उनको भी 1514 में उसने हरा दिया। फिर बीजापुर के सुल्तान को उसने हरा दिया। ये एक मुस्लिम शासक हुआ करते थे। इनको कब हराया गया? 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। अगर बाहर से कहीं से हमला होता है तो तुरंत एक्टिव रहते थे। इनकी सेनाएं हमेशा ही तैयार रहती थी, लेकिन फिर भी अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास हुआ। युद्ध किया तब तो उन्होंने कंटिन्यू वो युद्ध भी करते थे, लेकिन फिर भी अगर और किसी समय काल की तुलना करें तो भी यहाँ पे शांति की अवस्था भी ज्यादा रही। यानी कृष्णदेव राय के शासन काल में अगर युद्ध की परिस्थितियों को छोड़ करके बाकी समय काल की तुलना किसी दूसरे राज्य राजवंश के साथ में की जाती है तो शांति ज्यादा रही।
कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण इसने कराया। दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के अंदर भारतीय जो मंदिर रहे हैं, भव्य गोपुरम उन्होंने बनवाए जो कि एंट्री गेट होते हैं, और इनका श्रेय किसको जाता है? कृष्णदेव राय को जाता है। इनकी अपनी माता जी के नाम पर इन्होंने एक छोटा शहर बसाया था, नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। और इस अगली लाइन में ये बता रखा है विजयनगर के बारे में ज्यादातर जानकारी या तो कृष्णदेव राय के बारे में पता चलती है या उनके बाद के शासकों के बारे में पता चलती है। बस इतना सा बेटा इस पैराग्राफ में। अब आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। राजकीय ढांचे का मतलब होता है, अब कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1529 में। अब उनके बाद में यहां पर जो शासन व्यवस्था में शांति बनी हुई थी, जो गृह युद्ध के हालात नहीं थे, अब वहां पे परिस्थितियां बदल गई। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ गया। जो भी विद्रोही नायक, कोई भी लीडर है, सेना का नायक है, सेना का कमांडर है, वो विरोध कर रहा है, वो इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वो शासक बनना चाहता है। और सेनापति, जो भी सेनापति बने होंगे, तो उन सब ने चुनौती पेश की किनके सामने? कृष्णदेव राय के जो उत्तराधिकारी रहे उनके सामने। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया। अब आप याद रखिए 1529 के बाद में यहां पर परिस्थितियां ठीक नहीं रही। उत्तराधिकारियों को चुनौतियां सहन करनी पड़ी विद्रोही नायकों से, सेनापतियों से। फिर 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश का शासन स्थापित हो गया 1542 में। और ये कुछ समय तो 1529 के बाद में इनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया, और फिर उसके बाद में इस अराविदु राजवंश का शासन स्थापित हो गया विजयनगर साम्राज्य पर, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। तो बेटा इसमें याद रखना, इसकी डेट कंफर्म तो दे नहीं रखी है, लेकिन ये 1542 की डेट महत्वपूर्ण है, आप इसको ही याद कर लीजिए। इसका मतलब है 1529 में कृष्णदेव राय बेशक मर गया, लेकिन उसके मरने के बाद उत्तराधिकारियों ने कुछ हद तक शासन चलाया, और उसके बाद में 1542 में जाकर के ये शासन किसके हाथ में चला गया है? अराविदु राजवंश के हाथ में चला गया है। और इन्होंने कब तक शासन किया? 17वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। यानी अब राजवंश, जो तुलु राजवंश से कहां चली गई ये पावर? बताओ बेटा, अब ये पावर कहां पे स्थानांतरित हो गई है? अराविदु, डेफिनेट। तो ये इन्होंने शासन किया 17वीं शताब्दी के अंत तक। अब पहले की तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनत को शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षा के चलते समीकरण बदलते रहे। यानी इस दौरान विजयनगर के शासक भी अपनी सैनिक तैयारियां करते थे, और जो दक्कन के सुल्तान थे वो भी अपनी सैनिक तैयारियां करते थे। वो सोचते थे कि हम इस कंप्लीट क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसलिए सामरिक महत्वाकांक्षा क्या होती है कि जो अपनी उनकी एस्पिरेशंस रही है, यानी कब्जा करने की, यानी जो शक्तिशाली होगा दूसरे राज्य से वो जीत हासिल करेगा, उसके राज्य क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेगा, इसलिए वो प्रभावशाली साबित होगा। तो ये विजयनगर के शासक कभी शक्तिशाली ज्यादा हो जाते थे, कभी दक्कन के सुल्तान ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। तो शक्ति का समीकरण बदलता था, कभी ये ज्यादा शक्तिशाली तो कभी दक्कन के सुल्तान ज्यादा शक्तिशाली होते थे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। अब ये याद रखिएगा, लास्ट में इनकी और इनकी दोस्ती हो गई। विजयनगर के विरुद्ध जो दक्कन के सुल्तान थे उनके बीच में मैत्री समझौता हो गया, दोस्ती हो गई। आप देखिए आगे क्या होता है। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के द्वारा करारी शिकस्त मिली। अब ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तालीकोटा युद्ध किसे कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध क्या है? किस युद्ध की वजह से विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया या उसके पतन हुआ? तो वो यही युद्ध है बेटा। 1565 में विजयनगर की सेना, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री राम राय था। वह एक आगे की सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने क्या किया? विभिन्न प्रकार के शांति समझौते किए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, दक्कन के सुल्तानों के साथ मैत्री समझौता कर लिया। उसे वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया कि अब शायद वो दक्कन के सुल्तान उसके साथ में दुश्मनी नहीं रखेंगे, लेकिन उसको क्या पता था उसके खिलाफ हो जाएंगे वो। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध इन्होंने लड़ा। किसके साथ लड़ा? बीजापुर की,
अहमदनगर की और गोलकोंडा की, इन 3 रियासतों का यानी 3 राज्यों की सेनाएं इकट्ठी थी और उनको युद्ध लड़ना पड़ा विजयनगर की सेना के साथ 1565 में। इसको 2 नाम से बुलाया जाता है, राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा। और ये युद्ध इसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। संयुक्त सेनाओं के द्वारा करारी शिकस्त मिली, यानी हार हो गई किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयी सेनाओं ने विजयनगर, यस बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा नेहा, थोड़ा सा। नाम किस बेस पर ये? अच्छा, तालीकोटा का नाम किस बेस पे रखा है बेटा? तालीकोटा स्थान है, ये तालीकोटा नामक एक राक्षसी। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो बेटा कोई परंपरा हो रही होगी शायद वहां पे, इसका तो कहीं उल्लेख नहीं है कहीं भी। राक्षसी तांगड़ी शायद हो सकता है तालीकोटा को कोई प्राचीन नाम हो सकता है, कोई नाम भी तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि परंपरा ही हो। राक्षसी तांगड़ी कोई इसी तालीकोटा का पौराणिक यानी पहले का कभी का नाम हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि स्थान के लिए आया है, ये किसी और चीज के लिए नहीं है, सिर्फ स्थान के लिए है। राक्षसी तांगड़ी स्थान है और तालीकोटा भी सेम वही स्थान है। ठीक है बेटा, इसके 2 नाम है। अब आगे देखिएगा बेटा, और कुछ पूछना है नेहा? नो बेटा। अब आगे देखिए बेटा, इन्होंने क्या किया, जो जीती हुई सेनाएं थी, विजयी सेनाएं, इन्होंने विजयनगर पर दावा बोलकर उसे लूट लिया, यानी जो बचा कुचा था उसको सबको लूट ले गए। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया, यानी विजयनगर साम्राज्य जो इतना शक्तिशाली होता था, उनको विजयी सेनाओं ने मिलकर के लूटा और फिर कुछ समय के बाद वो नष्ट हो गया, यानी पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। अब यहाँ ये एक बात, इस लाइन को समझने की जरूरत है। पहले साम्राज्य का केंद्र बिंदु क्या था? विजयनगर। विजयनगर शहर था, विजयों का शहर के नाम से जिसे जाना जाता था, यानी हम्पी के नाम से इसको जानते थे लोकल परिवेश में। लेकिन अब इसका जो केंद्र बिंदु है यानी राजधानी जो है, अब दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गई, यानी इसकी जो पावर है वो कहीं दूसरी जगह से राजधानी को चलाया जा रहा था। जहां अराविदु राजवंश ने पेन्नुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी तिरुपति, जिस बालाजी के नाम से जो वहां पे मंदिर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में, उनके समीप से शासन किया। याद रखिए बेटा, तो ये इस युद्ध के बाद किया गया है, 1565 के बाद। अराविदु राजवंश का शासन रहा था उस समय। पेन्नुकोंडा को राजधानी बनाया, उससे पहले हम इसको जानते हैं विजयनगर राजधानी होता था, हम्पी उसको बुलाते थे। पहले पेन्नुकोंडा बनाई राजधानी, फिर बाद में चंद्रगिरी जो कि तिरुपति के समीप पड़ती थी, वहां से इन्होंने शासन किया। अब इसको देखिए, राजा, बोलो बेटा। सर रिपीट कर दो यहाँ से, यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध। 1 मिनट बेटा, कौन सी लाइन में है? लास्ट लाइन, अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए बेटा, विजयी सेनाओं ने, यहीं से है या और ऊपर से बता रहे हो? अच्छा, इधर से बता रहे हो, अंततः यह स्थिति। ओके, देखिए बेटा, लास्ट 9th। देखिए बेटा, इसको यहां से समझाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। यानी पहले क्या था, इनका ये बहुत शक्तिशाली होते थे, बाद में इन्होंने दोस्ती की किसके साथ? दक्कन के सुल्तानों के साथ। दक्कन के सुल्तानों के साथ दोस्ती हो गई तो यहाँ का प्रधानमंत्री टेंशन फ्री हो गया। उसने 1565 में विजयनगर की जो सेना थी उसका प्रधानमंत्री रामराय को बनाया गया था। उसने क्या किया, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध लड़ बैठा। और किसके साथ? इसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये 3 इकट्ठी सेनाएं थी अलग अलग राज्य की, बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकुंडा की। इन तीनों रियासतों के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें ये हार गया, और इस हार का बहुत बुरा परिणाम साबित हुआ। जो जीती हुई सेनाएं थी उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से लूट लिया और कुछ ही साल के भीतर ये पूरी तरह से उजड़ गया। अब इन्होंने क्या किया, आगे आने वाले राजवंशों ने इस साम्राज्य का जो केंद्र था, केंद्र किसे कहते हैं? राजधानी, इसने पूर्व की ओर स्थानांतरित कर दिया और पूर्व के अंदर ये अराविदु राजवंश ने अपना राजधानी चेंज करके पेन्नुकोंडा बनाई और पेन्नुकोंडा के बाद चंद्रगिरी यानी तिरुपति के समीप अपनी राजधानी बनाई।
ये इतनी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब आगे देखिए बेटा राजा और व्यापारी के बारे में। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय, जिनका शासनकाल 1509 से 29 तक चला। तो इसका शासनकाल की अवधि को याद कीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण शासक है और इसका शासनकाल याद होना चाहिए। तो नए शासनकाल के विषय में अमुक्त मलयद नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी। ये कौन है लेखक? इसका लेखक अमुक्त मलयद नामक जो तेलुगु भाषा में एक रिकॉर्ड है, रिटर्न एक बुक है, एक तरह से ग्रंथ मान लीजिए आप इसको। किसके विषय में है? शासन कला के विषय में। किसके विषय में? शासन कला के विषय में। और किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1509 से 29 के दौरान। किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु भाषा में। अब व्यापारियों के विषय में उसने लिखा। इसमें व्यापारियों के बारे में भी जानकारी दी रखी है। क्या बता रहा है व्यापारियों के बारे में? एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए। बंदरगाह क्या होते हैं? जो वाटर पोर्ट्स होती हैं, यानी जो पत्तन, समुद्री पत्तन जिन्हें कहा जाता है, जहां पे जहाज आकर के अपना माल उतारते हैं, चढ़ाते हैं। तो इस तरह से अपनी बंदरगाहों को सुधारना चाहिए। वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती, अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। यानी जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो भी बेस्ट क्वालिटी की चीजें हैं, बाहर से मंगवाई जा सके, क्योंकि जो चीज अवेलेबल नहीं है तो उनको मंगवाया जा सकता है। तो उनका कहना यह था कि घोड़ों को, हाथियों को, रत्नों को, चंदन, मोती, इन सब वस्तुओं को बाहर से मंगवाया जा सके। इस तरह के प्रबंध करने चाहिए शासकों को। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी, थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि उसे प्रबंध करना चाहिए। किसे प्रबंध करना चाहिए? उस राजा को। उस राजा को प्रबंध करना चाहिए कि जो विदेशी नाविक आते हैं व्यापार करने के लिए, तो उन्हें तूफानों, बीमार हो जाते हैं, तूफान में फंस जाते हैं, थकान हो जाती है, तो उनके देश में उन्हें उतरना पड़ता है। हो सकता है कि मान लीजिए वो व्यापार हमारे देश से नहीं करते हो और वो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूरोप से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मान लीजिए तूफान आ गया, तो वो इंडिया के कोस्टल एरिया पे आ गए, तो उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए कि भली भांति देखभाल की जा सके, उनको प्रॉपर तरीके से देखभाल करें। सुदूर देश के व्यापारियों जो कि हाथियों, अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं, को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर के उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। कि जो बहुत दूर दराज के जो व्यापारी हैं, जो हाथियों का व्यापार करते हैं, अच्छे घोड़ों का मतलब जो लेके आते हैं वहां से, तो उन्हें अपने रोजाना की बैठक के अंदर बुला करके, मीटिंग के अंदर बुला करके उनको तोहफा देना चाहिए, उनको मुनाफे की गारंटी देनी चाहिए और इस तरह से उनको अपने साथ में जोड़ लेना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। उसकी पॉलिसी थी कि उसके दुश्मनों तक अगर घोड़े नहीं पहुंचेंगे, हाथी नहीं पहुंचेंगे और बेस्ट क्वालिटी के रत्न वगैरह, आभूषण वगैरह कुछ भी नहीं पहुंचेगा, तो वो लोग गरीब ही बने रहेंगे। उनके जो दुश्मन शासक हैं वो गरीब बने रहेंगे और वो ये सारा जो कीमती सामान है, कीमती जो माल है, वो उन्हीं के पास आता रहेगा और उनका खुद का राज्य ही शक्तिशाली बनेगा। आपके विचार में राजा व्यापार को प्रोत्साहित करने का इच्छुक क्यों था? इन विनिमय से किन समूह को लाभ पहुंचा होगा? अब यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि राजा जो है व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसलिए इच्छुक था क्योंकि अपने राज्य को शक्तिशाली बना के देखना चाहता था, अपने पड़ोसी शासकों के मुकाबले ज्यादा विकास करना चाहता था और अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था। और यहाँ पर लाभ किसको मिला होगा? व्यापारियों को, स्पेशल व्यापारियों को जो विदेश व्यापार करते होंगे, तो उन लोगों के लिए बड़ा ही अनुकूल माहौल यहाँ पे रहा होगा। और खासतौर पे घोड़े और हाथी, चंदन और रत्न, इनके जो व्यापारी रहे होंगे उनको खासतौर पे इससे बेनिफिट मिला होगा। अब आप एक बार इस मैप को देख लीजिए बेटा, ये इसके महत्वपूर्ण शहर रहे हैं। देखिए इन पर जो युद्ध किया है वो गोलकुंडा ये है बेटा, और बीजापुर ये है, और गुलबर्गा ये स्थान है, बीदर ये ऊपर है। तो इन सब ने मिलकर के और यहाँ विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया था। कहाँ कर दिया था? विजयनगर साम्राज्य पर। और बेटा इसके अंदर और देखिए साउथ इंडिया में ये इसका विस्तार हम बस यहाँ तक मान सकते हैं, ज्यादा बड़ा विजयनगर साम्राज्य नहीं रहा है। ये साउथ इंडिया के जो और क्षेत्र बच गए वो दक्कन के सुल्तानों के जिम्मे होते थे, यानी दक्कन के सुल्तान यहाँ पे शासन करते थे। यहाँ कौन कौन से शहर ज्यादा फेमस हैं आप देख सकते हैं। यहाँ गोवा है, जो आज का गोवा है सेम उसी पोजीशन पे है। भटकल ये स्थान है कर्नाटका का। बसरूर, बार्सिलोर, मंगलोर, कन्नौर ये सभी कर्नाटक में पड़ रहे हैं। कालीकट कहाँ पे पड़ता है? जहाँ पर ये पुर्तगाली लोग हैं वो यहाँ पर सबसे पहले इसी बंदरगाह पर केरला में पहुंचे थे। कोचीन भी केरला में है
और क्विलोन जो है ये भी केरला की बिल्कुल बाउंड्री के पास स्थित है। तिरुवल्ली, रामनाथपुरम, मदुरई ये सभी तमिलनाडु में पड़ते हैं। तंजावुर जहाँ पे मंदिर बनाया गया है, एक वहां पे गोपुरम भी बनवाया गया था, ये यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है। अब यहाँ पे एक चिदम्बरम नामक स्थान है, ऊपर जिंजी, यहाँ पे जिंजी का एक मकबरा बना हुआ था, जिंजी में झूलता हुआ मंडप भी दिखाया गया है। मेलापुर, कांचीपुरम, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी वही स्थान है बेटा जहां पर पहले विजयनगर राजधानी थी, फिर ये बाद में चंद्रगिरी बनाई गई थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से पता चलता है कि यहाँ पर एक इसमें दो स्थान और है। कोलार है, ये कोलार जहाँ पे सोना मिलता है, यानी आज भी इंडिया में सोना मिलता है वो यहीं से मिलता है बेटा, कोलार की खानों से। और ये चित्रदुर्ग है, यहाँ पर महल बना हुआ, राजभवन बना हुआ है। तो इसके अंदर जो तुंगभद्रा नदी है बेटा, ये देखिएगा तुंगभद्रा नदी ये इधर से इन पर्वतों से बह के चलती है, इधर बहते बहते और इधर यहाँ इसके अंदर मिल जाती है। यानी जो कृष्णा नदी ऊपर से आ रही है, ये कृष्णा नदी इसी के अंदर यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, हैदराबाद के कुछ पहले। तो ये जो इलाका बच गया ना, ये इलाका, एक तो ये और एक ये कृष्णा नदी का ऊपर का, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य का सिर्फ इतना सा इलाका था पहले। और ये कृष्णदेव राय ने सबसे पहले रायचूर दोआब का जो ये क्षेत्र है, ये कहलाता है रायचूर दोआब। ठीक है बेटा, ये इतना सा इलाका, और इसको किसने जीता था? कृष्णदेव राय ने। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछें बेटा। किसी तरह की कोई क्वेरी हो, मैं आपके एक बार ये मैसेज देखता हूं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो। अच्छा धीरज चोपड़ा बेटा, आपको पेज नंबर का भी नहीं पता होता? निशान लगा लिया करो बेटा। अच्छा, ये नेहा कटारिया ने कहा सुलू वंश कैसे है सर? बेटा वंश तो लिखा हुआ नहीं है बेटा, लिखा तो हुआ है। सबसे पहले तो बेटा संगम वंश था, फिर उसके बाद में इन सुलुओं का शासन आया, फिर उसके बाद तुलुक। हाँ बेटा बोलो। क्या क्या बेटा, आपकी आवाज बहुत तेज होती है, बहुत तेज, थोड़ा सा कम करके बोलो ना। हाँ, बहुत ही ज्यादा तेज होती है और क्लियर भी नहीं आती है कभी कभी। अच्छा हाँ, अब ठीक आ रही है आवाज आपकी। अच्छा उषा बेटा, आप ये मिलिट्री है वो में भी, तो किसके लिए, किस शब्द के लिए कह रहे हैं आप? ये बेटा राजवंश है, सुलू तुलु ये राजवंश हैं। आप मिलिट्री, मिलिट्री तो इनके लिए काम करेगी, ये तो राजवंश है ना। सर इनके आगे ना लिखा नहीं हुआ था हाँ कि वंश। हाँ, वो लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन बेटा वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं अपने जुबान से, आप उस चीज पे फोकस करो बेटा। सबसे पहले संगम, उसके बाद सुलू और लास्ट में तुलु। और कृष्णदेव राय का जो शासन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुलु राजवंश, और यही इसी के शासक ज्यादा फेमस रहे हैं। बेटा गोपुरम तो क्लियर हो गया होगा ना, एंट्री गेट होता है बेटा। आराविदु बेटा मैंने बताया था आपको कि ये कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो शासन की बागडोर आई थी, वो कुछ समय के लिए तो उसके उत्तराधिकारियों ने काम चलाया, तुलु राजवंश के उत्तराधिकारियों ने, लेकिन उसके बाद ये चली गई आराविदु राजवंश के हाथ में। राक्षसी तांगड़ी स्थान का ही नाम है। यस, उस समय बेटा प्रधानमंत्री ही होते थे। प्रधानमंत्री एक तरह से आप ये मान के चलो कि मेन सभी भूमिकाएं इन्हीं के हाथ से निभाई जाती थी।
ये आपने नेहा कटारिया ने पूछा, विजयनगर में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा ये लोग जीत गए, फिर बाद में अराविदू ने कैपिटल शिफ्ट कैसे की? देखो बेटा, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही है कि विजयनगर के बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा वो जीत गए थे। जीतने के बाद उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को लूट लिया। तो लेकिन ये बात नहीं लिख रखी कि विजयनगर साम्राज्य को उन्होंने उसे गुलाम बनाया, उस साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाया। ये लिखा हुआ है इसमें, देखा था बेटा आपने? बेटा कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 1565 में विजयनगर की सेनाएं, जैसे कि यहाँ पर राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ, ये सेनाएं जीत गई हैं। जीतने के बाद विजयनगर शहर पर धावा बोलने की वाली बात बता रखी है। कुछ ही साल के भीतर शहर उजड़ गया, लेकिन उसके बाद में अराविदु राजवंश ने, यानी राजवंश चेंज नहीं हुआ है, राजवंश वही है। इसका मतलब उन्होंने इस पे कब्जा नहीं किया होगा, बस इसको लूट करके छोड़ दिया होगा। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ये झूलता हुआ मंडप बेटा जिंजी का है, और इसमें देवता और देवियों की मूर्तियों को झूला झुलाया जाता था, उनकी शादियां कराई जाती थी मूर्तियों की, तो उसके विषय में है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को आप पढ़ें घर पे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और अपने इन बिटवीन क्वेश्चंस लिखिए। इनमें बेटा बहुत फैक्ट बनते हैं, छोटे छोटे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, तो आप लीव कर सकते हैं बेटा सभी। उषा पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं बेटा। नो सर। ओके बेटा। अच्छा बेटा, बाकी सब्जेक्ट की सही क्लास चल रही है? ललित, धीरज चोपड़ा, यू कैन लीव ऑल्सो। लीव कीजिए बेटा।